हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान की। जी हाँ, हम बाल मनोविज्ञान की भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट के लिए। और ये सीटेट, एमपीटीटी, रीड, साथ ही साथ ये कई बार डीएलएड और बीएलएड की परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हर बार की तरह चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको विद्वानों ने जो है दो भागों में बांट दिया। जी हाँ, बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, विद्वानों ने उन्हें दो भागों में बांटा है। दो प्रकार के बाल विकास होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे तो वो दो हैं। एक है आंतरिक यानी कि इंटरनल, एक है ब्राह्म कारक यानी कि बाहरी। यानी बाहर के कुछ कारणों से बालकों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसे बाहरी कारक यानी ब्राह्म कारक कहते हैं। और अंदर से कुछ अगर फर्क पड़ता है बालक के विकास को तो इसे आंतरिक कारक कहते हैं। ठीक है, तो बाल विकास के जो कारक है वो कितने हैं भाई? दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक और ब्राह्म कारक, ये दो हैं। एक भीतरी जिसे हम इंटरनल भी कह सकते हैं और एक बाहर जिसे हम एक्सटर्नल भी कह सकते हैं अंग्रेजी के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम आंतरिक कारकों की। अब आंतरिक कारक क्या होंगे? तो देखिए, आंतरिक कारक की बात करोगे तो भाई बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार से हैं। आंतरिक कारक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि ये बालक के अंदर से होते हैं। तो इसमें बालक का शारीरिक व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो इन कारणों की बात हम करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक जो है वो है वंशानुगत कारक, हेरिडिटी फैक्टर। जी हाँ, ये वंशानुगत कारक जो है ये वंशवाद चला आता है। यानी कि एक वंश में, यानी कि पिता में है तो बच्चे में भी आएगा, दादाजी में था और परदादा में था, यानी ये वंश से चलते रहता है। यानी कि ये खानदानी है, आप ये समझ सकते हैं इसको आपकी भाषा में कहा जाए तो वंशानुगत कारक क्या होता है? बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बालक के अगर पिताजी लंबे हैं तो वो भी, उसकी हाइट भी लंबी होती है, या उसके माता की हाइट लंबी है तो उसकी भी हाइट लंबी होंगी। तो ये जो कारक है ये कैसा कारक है भाई? वंशानुगत कारक है। ये हेरिडिटरी फैक्टर है, वंशानुगत कारक है, आंतरिक कारक से एक। चलिए बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा यहां पर देखिए शारीरिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर। तो जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। जी हाँ, अगर कोई बालक बार बार बीमार होता है, अगर कोई बालक को शारीरिक कमजोरी है, तो एक ऐसा बालक जो शुरू से स्वस्थ रहा है उसका विकास ज़्यादा होगा, जबकि इस बालक का, बीमार रह रहे बालक का, शारीरिक कमियों की वजह से उसका विकास पूरा नहीं होगा। क्योंकि वो जो भी खाना खाएगा वो सारा खाना, सारा भोजन उसकी बीमारी में उसके शरीर को लगेगा नहीं, उसके शरीर उसको पचा नहीं पाएगा। ठीक, तो शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि तथा विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव करता है। अनुकूल नहीं, प्रतिकूल यानी खिलाफ। अगर कोई बालक बार बार उसकी तबीयत खराब रहती है तो उसका मानसिक विकास भी बहुत धीमा होगा। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, कई बार यदि कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, घटना हो जाए, तो इससे बालक का जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं, अगला कारक जो है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। जी हाँ, बुद्धि को अधिगम सीखने की योग्यता, यानी बुद्धि का कारक प्रभावित होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, आप अक्सर देखेंगे इसी कारण से कई बालक अलग अलग बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोगन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित, एडजस्टमेंट करता है वह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। जी हाँ, जो बालक बुद्धिमान होते हैं वह
उस बुद्धिमत्ता के हिसाब से ही अपने आप को समाज में ढाल पाते हैं। कोई बालक शांत होता है, बहुत सीधा होता है, तो कोई भी उसका फायदा उठा लेता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, आपने देखा होगा, है ना। तो जो तेज तर्रार बालक होते हैं, बुद्धि वाले बालक होते हैं, वो ऐसा नहीं करने देते किसी को, वो तेज तर्रार होते हैं, पलट कर जवाब देते हैं। ठीक, तो ये भी एक फर्क है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए संवेगात्मक कारक यानी कि इमोशनल फैक्टर, भावनाएं, फीलिंग्स, इसकी बात होगी यहाँ पर। बालक में जिस प्रकार के संवेगों, भावों, इमोशंस का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बालक अगर ज़्यादा संवेगात्मक विकास हो रहा है, इमोशनल ज़्यादा नहीं है, बालक को एकदम बैलेंस यानी कि एकदम संतुलित उसके अंदर इमोशंस हैं, संवेग या भाव है, तो वो हर प्रकार के परिस्थिति का सामना कर सकता है। किंतु यदि कोई बालक बहुत ही ज़्यादा संवेगात्मक विकास है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो उसको कोई भी उसका फायदा उठा सकता है, कोई भी उससे विवश कर सकता है। ठीक है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है, अथवा यदि इसमें ईर्ष्या, वैमनस्यता की भावना अधिक होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा संवेगात्मक, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए बालक। अगर इमोशनल है तो उसका फर्क उसके विकास पर भी पड़ेगा। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। जी हाँ, ये ध्यान रखना है, जो बालक संवेगात्मक रूप से ज़्यादा असंतुलित होंगे, वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते, इस कारण से उनका मानसिक विकास भी फर्क पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं सामाजिक प्रकृति पर। सोशल नेचर, किसी बालक का सोशल नेचर, उसकी सामाजिक प्रवृत्ति, प्रकृति की बात करते हैं। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से असंतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक एवं संज्ञानात्मक, भौतिक तथा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा। अगर बालक संतुलित है तो, अब यहाँ पर भाई देख लीजिए, अगर बालक संतुलित नहीं है, सामाजिक प्रकृति के हिसाब संतुलित नहीं है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, पर उसका प्रभाव जो है प्रतिकूल होगा। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि अनुकूल प्रभाव होगा, उतना ही अनुकूल पड़ेगा। लेकिन अगर वो संतुलित ना होकर असंतुलित हो जाए, बिगड़ जाए, तो प्रभाव भी उल्टा हो जाएगा, प्रतिकूल। ठीक है। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। जी हाँ, हम अपने आसपास हो रही चीज़ों से ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं अगर हमारी सामाजिक प्रकृति यानी हमारा सोशल नेचर ज़्यादा तेज हो, अच्छा हो। लेकिन किसी बालक का धीमा हो तो समाज में क्या चल रहा है उसे समझ ही नहीं आएगा और इन्हें सीख नहीं पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की जो है, ये हमारे इंटरनल यानी आंतरिक कारण है। जी हाँ, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से आंतरिक कारक हैं, और ये आंतरिक कारकों में से पहला कारक था भाई वंशानुगत कारक, दूसरा शारीरिक कारक, और तीसरा है बुद्धि, इंटेलिजेंस, चौथा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो है संवेगात्मक कारक, पांचवा जो यहाँ पर है वो सामाजिक प्रकृति कारक है। अब हम चलेंगे बाहरी कारक पर, यानी कि जो भीतरी हो गए हमारे इंटरनल, अब हम बाहरी ब्राह्मण कारक की बात करेंगे। इसमें बालक जो है बाहरी चीज़ों से बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बाहरी चीज़ों से बालक की बुद्धि विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब देख लेते हैं कि बाहरी कारक कौन कौन से। तो बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपरोक्त आंतरिक कारणों के साथ निम्नलिखित ब्राह्मक कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊपर जो हमने पढ़ा ये थे इंटरनल्स, अब जो हम बात करेंगे वो होंगे एक्सटर्नल यानी बाहरी कारक। तो चलिए देखते हैं, बाहरी कारकों की बात कर लेते हैं। तो इन बाहरी कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। जी हाँ, फिजिकल हेल्थ ऑफ मदर एंड इन्वायरमेंटल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब माता गर्भवती होती है यानी बच्चा माता के पेट में रहता है, तब माता के स्वास्थ्य कैसा है, माता को बुखार तो नहीं था, माता जो है अच्छे से खान पान तो उनका सही था, इस प्रकार की अगर चीज़ें रहेंगी तो बालक पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। अक्सर आपने सुना होगा माता को कई प्रकार से अपना ख्याल रखने को कहा जाता है। गर्भावस्था के दौरान माता को मादक पदार्थ जैसे कि शराब, सिगरेट, ये सब पीने की सलाह नहीं दी जाती, इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है, और शारीरिक मेहनत ना करने की सलाह दी जाती है ताकि बालक के स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, तो ये हो गया गर्भावस्था के दौरान कैसा माता का स्वास्थ्य रहता है, इससे फर्क पड़ता है। दूसरा, जीवन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ लाइफ। जी हाँ, जीवन में कुछ अगर घटता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, अक्सर आप देखेंगे जिन बालकों को बचपन में बहुत मारा पीटा जाता है या उन्होंने बहुत सारी ट्रेजिडी का सामना किया है, जैसे कि किसी के पिता नहीं होते, किसी की माता नहीं होती, या फिर किसी को बाल मजदूरी करवाई जाती है, बाल विवाह होता है, तो ऐसे लोगों का आप देखेंगे विकास जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है।
बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो और माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा, ऐसे स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। वो फुल डेवलपमेंट उसका नहीं हो सकता, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए, अगला बाहरी कारक है भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। जी हाँ, हमारे आसपास को जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, कोई बालक जो है रेगिस्तान के आसपास तो नहीं रह रहा, कोई बालक एकदम सर्दियों में जम्मू कश्मीर की ठंडी बर्फ की पहाड़ियों में तो नहीं रह रहा। ठीक है, बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे आसपास का, बालक के आसपास का जो भौतिक वातावरण है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसका असर भी बालक के ऊपर पड़ता है, बालक के विकास के ऊपर पड़ता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट है। जी हाँ, सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थिति कैसी है बालक की, क्या बालक बहुत अमीर है, उसके यहाँ सामाजिक, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो उसको सभी सुविधाएं मिलेंगी, तो उसका विकास बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, यही जाके बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, उन्हें खाने के लिए फल नहीं मिलता, उन्हें खाने के लिए सही ढंग से 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, तो इस कारण से उनके सारे विकास में कमी हो जाती है। लेकिन जो अमीर बालक होते हैं, जो अमीर घरों में पैदा होते हैं, भाई उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, सभी खान पान की चीज़ें मिलती हैं, जिससे वो अपने आप को बहुत अच्छा विकास कर पाते हैं अपना। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता, इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी अमीर गरीब होने पर भी बालक की स्थिति पर फर्क पड़ता है। तो ये जो है, ये है बाहरी कारक। जी हाँ, ब्राह्म कारक। ब्राह्म कारक में पहला क्या, तो ब्राह्म कारक में पहला है भाई गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश, दूसरा जीवन की घटनाएं, तीसरा भौतिक वातावरण, और चौथा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। जी हाँ, तो इन्हीं के कारण जो है बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गए बाहरी और भीतरी, है ना, ब्राह्म और आंतरिक कारण, ब्राह्म और आंतरिक कारण। ठीक, अब हम बढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान की तरफ कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान की। व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान की। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है। बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, इट इज अ ब्रांच जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। जी हाँ, उन सभी कारणों का यहाँ पर पता लगाया जाता है, उन सभी कारणों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिससे बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता था, बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए कि बाल विकास कहा किसको गया है, बाल विकास किसको कहा गया है, बाल विकास क्या, इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन, यानी बच्चा जब पैदा हुआ है तब से लेकर उसके बाल्यावस्था तक उसकी स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया में मदद करता है। जैसे इतनी सारी बातें लिखी कि बच्चे बचपन में जिद करते हैं, बच्चे बचपन में रोते हैं और उनका विकास अलग तरीके से होता है, तो ये अगर एक शिक्षक को पता रहेगा तो शिक्षक उस बालक को उसी प्रकार से ट्रीट कर पाएगा, उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर पाएगा, है ना, तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी से ही हम क्या कर सकते हैं, हम शिक्षक बालकों के व्यवहार को समझकर उनके व्यवहार स्वरूप उनका जो अध्ययन करके उनकी सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कोई बच्चा अगर दुखी है तो उसको पढ़ाई पर उसका ध्यान कैसे लाना है, ये मुझे पहले बालकों के व्यवहार को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही। इसलिए तो हमें डीएलएड, बीएड इन सब कोर्सेज को कराया जाता है ताकि इन कोर्सेज को करके हम बाल व्यवहार को समझ सकें। ठीक, तो बाल मनोविज्ञान के बारे में क्रो एंड क्रो ने क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार देखिए, क्रो एंड क्रो ने बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है। कैसे, देखिए उसकी परिभाषा। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, जिसमें क्या किया जाता है, बालक के जन्म के पहले, बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर उसकी किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, उसके किशोर अवस्था तक अध्ययन करते हैं, बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोर अवस्था तक। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। अब हम बात करेंगे थॉमसन के अनुसार कि थॉमसन की परिभाषा क्या है। थॉमसन की परिभाषा भी देख ली जाए।
तो भाई थॉमसन जी क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उस उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो वह बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान एक नई दिशा के संकेत करता है, यानी एक नया डायरेक्शन दिखाता है, रास्ता दिखाता है, और उस रास्ते पर चलकर अगर हम बालक को सही ढंग से समझ पाए, उसके मनोविज्ञान को समझ पाए, तो हम उस बालक को एक सफल बनाने में मदद कर सकते हैं और बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो भाई ये हो गया बाल मनोविज्ञान, यानी बालक को अच्छा रास्ता दिखाने, बालक को अच्छा बनाने के लिए जिस चीज का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे चल के, हम माफ कीजिएगा, देखते हैं आगे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व क्या है, तो बाल मनोविज्ञान की महत्वता की बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान की महत्वता देख लीजिए भाई, बाल विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला भाई, बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व, यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। कुछ ऐसे समझेंगे, कैसे, देखिए, बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, लेकिन 10 के 10 बच्चों का व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, तो मुझे उनमें 5 बच्चे होशियार है, फटाफट पढ़ लेते हैं, 5 बच्चे थोड़े से धीमे पढ़ते हैं, तो मुझे उन 5 बच्चों की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि ये धीमा क्यों पढ़ते हैं, क्या इनके व्यवहार में फर्क है। मैं उसको समझ जाऊंगा तो उन्हें और अच्छा पढ़ा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। इसीलिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान समझना पड़ता है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में बहुत सहायक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, भाई बात करें आगे, तो भाई बात करते हो बच्चों को ये समय समय पर निर्देशन, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के द्वारा ही बालकों में क्या किया जा सकता है, उनके रुचियों के अनुसार बालक का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बिना बालक निर्देशन संभव नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद भाई, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण के बच्चों को अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है। क्यों ऐसा बालक चिड़चिड़ा रहता है, क्यों बालक शांत रहता है, क्यों बालक इतना उत्तेजित होता है, ये सब उसके बाल विज्ञान को समझने के बाद पता चलेगा। इसलिए बालकों की आदतों में, व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। अगर हम बालक के मनोविज्ञान को समझ जाए, चाइल्ड की साइकोलॉजी समझ जाए कि वो बच्चा क्यों ऐसा चिड़चिड़ कर रहा है, वो बच्चा क्यों बार बार एब्सेंट होता है क्लास में, वो बच्चा क्यों समझदार नहीं है, तो उसके व्यवहार को समझ के हम उसके कारण का पता लगा सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर सककर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं डीएलएड बीएड वाले, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि वे बालक को सही तरीके से पढ़ा सकें। जी हाँ, हम बालकों को बहुत सही ढंग से पढ़ा सकें, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये बाल विकास अध्याय 2 का बाल विकास के सिद्धांत की बात है, जिसमें हमने बात की बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, और साथ ही साथ हमने बात की इसमें बाल मनोविज्ञान की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर आपके लिए, इसे आप पूरा रिवाइज कीजिए, देखिए, और अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इसमें जो प्रश्न है इसको हम सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में आपको आज ही या कल तक शाम को मिल जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते हैं आप हमारा स्टडी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।